नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। चुनाव की डुगडुगी तो बजी नहीं है, लेकिन तैयारी हर दल की तरफ से जोर शोर से शुरू हो चुका है। हर दल के प्रत्याशी तो नहीं, बल्कि ये कह दीजिए उम्मीदवार जो ये मान रहे हैं कि मुझे भी इस चुनाव में अपने दल की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में हमारा चैनल हिंदी टीवी 24 एक विशेष कार्यक्रम चला रहा है और उस कार्यक्रम का हमने नाम रखा है कि हम आपको वोट क्यों करें। यानी कि जिस विधानसभा का जो प्रत्याशी होता है, वो प्रत्याशी जो अपने आप को मान रहे हैं कि हमें भविष्य में आने वाले चुनाव में हमारा दल हमें टिकट देगा और हम अपने दल से एक उम्मीदवार के रूप में जो है चुनाव लड़ेंगे, तो वहां के जो विधानसभा की जनता होती है उसका एक की तरफ से एक सवाल है कि हम आपको वोट क्यों करें। आज इसी करीब हमारे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं, रईस अहमद सिद्दीकी, जो हायाघाट राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जुझारू नेता है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत स्वागत है। हमारे कुछ सवाल है, जैसा कि जानकारी मिली है और आपने भी इस बात को पुष्टि किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप एक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रहे हैं हायाघाट विधानसभा से। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि इस हायाघाट विधानसभा चुनाव में आप राजद की ओर से प्रत्याशी रहेंगे, कितना आश्वस्त है? क्या आपका दल आपको टिकट देगा, और नहीं दिया तो क्या परिस्थिति बनेगी? जी बिल्कुल, मैं राष्ट्रीय जनता दल के अपनी पार्टी के ही तरफ से मैं प्रत्याशी का बनने का उम्मीद रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक 2005 से लेकर अभी तक का जो वक्त गुजरा है, इसमें किसी मुस्लिम प्रत्याशी को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट नहीं दिया है। तो मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि पार्टी मुस्लिम चेहरा पर भरोसा करेगी और मुस्लिम चेहरा को टिकट देने के लिए फैसला लेगी। और चूंकि जिस तरह से मैं तीसरी मरतबा प्रखंड अध्यक्ष बना हूँ और हायाघाट प्रखंड का, जिस तरह से मैं पार्टी को संगठन को मजबूत किया है, संगठन को लोगों को जोड़े हैं, और इसको देखते हुए पार्टी ने मुझे तीसरी मरतबा, सर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरी मरतबा मुझे हायाघाट प्रखंड की जनताओं ने इलेक्टेड चुना है। तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है हम पर, और इस चीज को मेरे शीर्ष नेतृत्व देखेंगे, इस पर विचार करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो हमको टिकट देंगे। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मुस्लिम, अब चूंकि मुस्लिम है, माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं, आप मुझे हायाघाट विधानसभा की जातीय समीकरण क्या है ये मुझे बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, हायाघाट विधानसभा की जो समीकरण है उसमें लगभग अप्रॉक्स 50,000 समथिंग मुस्लिम वोट। परसेंटेज में अगर कहा जाए तो, परसेंटेज में कहा जाए तो लगभग 2,43,000 समथिंग वो पोल है। तो उसका 50,000 आप निकाल लीजिए तो लगभग 30% करीब होता है। बाकी अन्य जातियां में 50,000 मुस्लिम हो गए। आपको याद प्रतिशत में बता दिए तो हमारे दर्शक को सुविधा होगी समझने में। प्रतिशत तो उसके लिए मतलब परफेक्ट प्रतिशत निकालने के लिए चलिए वोट का बता दीजिए। वोट मैं आपको बता दूं कि वोट जो है वो 50,000 समथिंग मुस्लिम वोटर्स हैं। आपको यादव जो है वहाँ आपको 38,000 से 40,000 वोटर्स समथिंग है, और राजपूत वोट जो है वो 10,000 समथिंग है। आपको ब्राह्मण के जो वोट है वो लगभग 20,000 भूमिहार ब्राह्मण मिला के इंक्लूडिंग 20,000 समथिंग, 1,000-2,000 प्लस माइनस इसमें गुंजाइश हो सकती है। तो यही समीकरण, और संपूर्ण अति पिछड़ा समाज जिसमें तेली है, मुनिया है, दास है, तकमा है, मतलब जितना भी अति पिछड़ा समाज में आते हैं इंक्लूडिंग इनको मिला के 75,000 से लेके 80,000 के बीच में, 75 से 80,000 के बीच में ये आपको दलित समाज का वोट है। आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन कौन सी जाति राजद को वोट करेगी, यानी महागठबंधन के नाम पे वोट करेगी? देखिए, इस महागठबंधन को जो वोट करेगी वो जाति से उठकर इस मरतबा वोट करने जा रही है। आपको MY का जो समीकरण है राष्ट्रीय जनता दल का, ये इसको एक मिनट के लिए उसको साइड कर दीजिए। ये तो कोर वोटर है राजद का, ये तो ठीक है, लेकिन इस मरतबा इस सब से उठ के MY समीकरण और जातीय समीकरण से उठ के इस मरतबा राष्ट्रीय जनता दल को जनता वोट करने जा रही है। चूंकि जो मुद्दा है
जो पर्दे हैं बिहार में, कुशासन का, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, इस सब से त्रस्त हो चुकी है नीतीश कुमार की सरकार 20 साल में। इसलिए इस मतलब जनता इन सारी बातों को भुलाकर, इस जाति समीकरण से उठकर एक सूत्र में तेजस्वी यादव की सरकार देखना चाहती है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने जो 17 महीनों में जो काम किया, जो दिखाया, युवाओं को रोजगार दिया, लगभग 5 लाख रोजगार बांटा, और ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को दबाव देके जिस तरह से एक दिन में लगभग 5 लाख नौकरी, एक दिन में 2 लाख शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटने का काम, या इतिहास रचने का काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। इस बात को जनता और देश की जनता और राज्य की जनता देखी है। इसलिए बिहार की जनता इस मरतबा पूरा मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो, और इसलिए जनता वोट करने के लिए। चलिए मान लेते हैं आपकी बात ये सब सही है, और आपका मुद्दा ये है कि ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, ये एक मुद्दा बनेगा चुनाव में, उस आधार पे लोग राजद को या महागठबंधन को वोट करेंगे। आपके हिसाब से अगर मान लिया जाए तो ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई लगभग कितने दिनों से यहाँ की जनता त्रस्त है? लगभग 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने दूर से? नहीं, ये त्रस्त तो नीतीश कुमार का जो फर्स्ट टर्म रहा उसमें कुछ देखने को मिला, काम ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिला। जो फर्स्ट टर्म जब आए, नीतीश कुमार आए सत्ता में, मुख्यमंत्री के शासन काल में जो उनका पहला टर्म गुजरा, उसमें कुछ विकास और जनता के हित का, उसके बाद से सब मटिया मेट हो गया। चलिए हम आपकी इस बात को मान लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद न जाने कितने बार विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव भी हुए, आखिर उन चुनावों में ये मुद्दा क्यों नहीं बना? देखिए, और देश की जनता, बिहार की जनता ने इसको मुद्दा बना करके एंटी एनडीए वोट क्यों नहीं किया? एक सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपका ये बात सही है तो। उसके पीछे एक कारण रहा है, क्योंकि आपने 2020 का चुनाव देखा होगा, उसमें हमारी सरकार कह लीजिए तो बन चुकी थी। बैक दरवाजे से, चोर दरवाजे से घोटाले की सरकार ये बनी। नीतीश कुमार ने जो सरकार बनाई 2020 में, उसमें ये घोटाले की सरकार है। आप देख लीजिएगा, जब काउंटिंग हुआ था तो लगभग हम समझते हैं कि 225 सीट ऐसी है जिसमें 500,000 का अंतराल का वोटिंग से हार जीत का मांगा। वहां लेट समय तक पर जो चुनाव अधिकारी हैं, जो काउंटिंग के जो अधिकारी थे, वो उस सीट के रिजल्ट को क्लियरेंस नहीं कर रहे थे, इसलिए कि वहां उन्हें घोटाला करना था, सरकार के दबाव में थी। क्योंकि और वह लास्ट में वही काम हुआ जो सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से वो लोग सरकार में आने का काम किया। नहीं तो 2020 में हम लोग सरकार में आ गए थे। क्या मतलब बनता है? पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग होता है किसी भी काउंटिंग से पहले होता है, लेकिन ये काउंटिंग में जो 2020 में देखना है, उसमें अनियमितता लोग मान रहे हैं, अनियमितता हुई, जिसके कारण हमारी बनती हुई सरकार को चोर दरवाजे से नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए डबल की सरकार वहां स्थापित। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि हेरा फेरी करके ये चुनाव जीतते, ये आपका कहना? निश्चित तौर पर, मतलब जनता आपको चुन रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हेरा फेरी करके सरकार का प्रभाव है, सरकार का दुष्प्रभाव की वजह से ये सत्ता में बने हुए। चलिए, एक और सुखता हुआ सवाल है। मोदी लहर पिछले कई चुनाव में, लोकसभा चुनाव कह दीजिए, विधानसभा चुनाव कर दीजिए, मोदी लहर एक फैक्टर बना है। उस मोदी लहर में भी भाजपा का मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार जाता है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि बतौर मुस्लिम इस माहौल में, जब 2014 के बाद पूरे देश का माहौल बड़ी तेजी से बदला है, एक अजब ही माहौल इस देश का हो चुका है, बिहार भी इससे प्रभावित है, आपको क्या लगता है कि बतौर मुस्लिम लोग आपको वोट करेगा? निश्चित तौर पर स्टार्टिंग में जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जातीयता की बात की, क्या कहते हैं, देश को बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम भाईचारों को खत्म करने का, देश के संविधान के प्रति जो है मतलब हीन भावना से उन्होंने काम किया और देश के संविधान को कहीं न तोड़ने मरोड़ने का काम किया। और इस सब में चूंकि भोली भाली इस देश की जनता है, कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार और भाजपा की बातों में वो जनता इनकी छलावा को समझ नहीं पाई, जिसलिए जिसका प्रभाव वो 2014 में वो सत्ता में आए। और वह ग्राफ अब देख लीजिएगा, 2019 का जो चुनाव हुआ है लोकसभा 19 में,
उसमें जो ग्राफ जो उसका गिरा है, जो 2024 का जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और निश्चित तौर पर 2029 में जो हम है, सहमत थे आपसे नेताजी, अध्यक्ष जी, मैं सहमत हूँ आपसे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सवाल ये बनता है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार, महागठबंधन तो छोड़ दीजिए, एनडीए का एक मुस्लिम उम्मीदवार हार जाता है, वहां की जनता एक मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं करती है, चाहे वो भाजपा का हो, भाजपा ही की मैं बात कर रहा हूँ, कई जगह जदयू के मुस्लिम उम्मीदवार हारे हैं, ठीक है। तो फिर आप महागठबंधन से एक मुस्लिम उम्मीदवार है, आप पर आपका दल कैसे भरोसा करे? मेरा दल मुझ पर इसलिए भरोसा है कि मेरा दल नहीं, मेरे गठबंधन में जितने दल है सभी लोग इसलिए है कि यहाँ एक समाजवादियों का संगठन है, यहाँ एक सोशलिस्ट का संगठन है, यहाँ जाति पाति से उठ के लोग वोट करते हैं, एक विचारधारा है, एक संविधान, हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत ये सारी पार्टियां महागठबंधन की पार्टियां हैं और उनको फॉलो करते हैं। यहाँ जाति पाति से उठ के लोग वोट करते हैं, लेकिन इसके हमारे एनडीए सरकार में यह बात नहीं है, इसीलिए वहां एक मुस्लिम प्रत्याशी हार जाता है, क्योंकि वहां संविधान और सेकुलर लोग नहीं है, और क्या कहते हैं ये सोशलिस्ट नहीं है, समाजवादी लोग नहीं है, उदंड टाइप के की सोच रखने वाले लोग हैं, इसलिए वहां चुनाव वहां हार जाते हैं। चलिए, हम आपसे सहमत हैं, मेरी शुभकामनाएं आपको। अब आपके क्षेत्र की कुछ समस्या, उसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बता दें। हाईघाट विधानसभा की कुछ समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या है, जो पिछले कई दशकों से चुनाव में एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाता है। चुनाव होता है, उम्मीदवार जीत के आते हैं, लेकिन वो समस्या जस का तस बना हुआ, वो है अशोक पेपर मिल। उसके बारे में आपकी क्या राय है? अशोक पेपर मिल एक ऐसा अशोक पेपर मिल जो हायाघाट प्रखंड में आता है, लगभग 400 एकड़, लगभग अप्रॉक्स 400 एकड़ जमीन अशोक पेपर मिल के पास है, जहां एक बड़ा विकास का मुद्दा हायाघाट प्रखंड में हो सकता है और एक बड़ा उद्योग लग सकता है, और एक बड़ा नहीं, कई उद्योग, जितनी जमीन है कई उद्योग लग सकती है। सरकार की नीयत यहाँ साफ नहीं है। सरकार की नीयत अगर साफ होती तो यहाँ पेपर मिल का मामला सॉर्ट आउट हो गया होता, उसका समाधान हो गया रहता। वहाँ लेबरों का कुछ, पेपर मिल का जो कामगार हैं उनका कुछ यूज है, कुछ बकाया है, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उनका कुछ ये ग्रीवांस है लेबरों का। तो अगर सरकार के लिए दोनों जगह, सरकार केंद्र में भी मतलब एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार है और राज्य में भी है, ये बहुत बड़ा मसला नहीं था पेपर मिल के मुद्दे को सुलझाने के लिए। लेकिन सरकार की चूंकि मंशा ठीक नहीं है, गरीब मजदूर के प्रति इनका स्नेह और प्यार नहीं है, यह सरकार जो है गरीब मजदूर शोषित वंचितों की हित के कभी न सोचा है, न आज सोच रही है। अगर सोचा होता तो ये पेपर मिल का मुद्दा सॉर्ट आउट हो गया होता, समाधान हो गया होता, वहां कई फैक्ट्रियां लगे होते। लेकिन सरकार चूंकि चाह नहीं रही है, सरकार अगर चाह ले तो केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है, ये बहुत बड़ा मसला नहीं था। क्योंकि सरकार की गलत नीति का शिकार बन चुकी है, पेपर मिल एक चुनावी मुद्दा बना लिया है एनडीए के लोगों ने, और उस पर राजनीति करना है, वोट जनता को ठगना है, उन जनता के हित का काम नहीं करना है, यही तो एनडीए की नीति है। आज चलिए अध्यक्ष जी, एक चीज मान लेते हैं कि चलिए आप वेटिंग लिस्ट में है, उम्मीदवारी के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, पैसा वैसा है ना आपके पास में? देखिए, हम नहीं समझते हैं कि धन बल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, और समाजवादियों का एक बहुत बड़ा संगठन है, समाजवादी एकजुट हो जाए और जो संविधान के हित के लिए, देश के हित के लिए अगर कोई वोट करना चाहता है और कोई नेता आपके बीच से, हमारे आपके बीच से कोई एक नेता उभर के आता है, तो नहीं समझते हैं कि बहुत ज्यादा धनबल की जरूरत है। और थोड़ा बहुत अगर जहां जो जरूरत है, अब जीने के लिए तो रोटी चाहिए। चुनाव के लिए लोग कहते हैं चौक चौराहे पे कि चुनाव लड़ने के लिए मोटा राशि चाहिए, जमा है ना आपके पास में? देखिए, हमारा मोटा राशि है मेरे पास, और वो मोटा राशि मेरी जनता है, जो हमने काम किया है। लगभग हम उस टाइम मेरा स्टूडेंट लाइफ था, जब शकील रहमान जनता दल के
टिकट पर चुनाव होते में राष्ट्रीय जनता दल नहीं हुआ करता था और चक्र छाप हुआ करता था, और मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील रहमान थे और वो जनता दल का चुनाव से लड़े थे और बहुत वोटों से वो जीत हासिल किए थे दरभंगा में लोकसभा का। हम लोग उस जमाने से समाजवादी विचारधारा के लोग, उस समय हम स्टूडेंट लाइफ में थे। तो मेरा जो धन बल आप कह लीजिए तो जनता मेरे साथ है, और जनता जब मेरे साथ है तो फिर धन बल की कहाँ कमी है। तब फिर लोग कहते कैसे कि करोड़ों रुपया चुनाव लड़ने में विधानसभा में लगता है, इस वजह से हार आम आदमी हिम्मत नहीं कर पाता है। देखिए, हर लोगों का अपना अपना आकलन है, सोचने का तरीका। जिसके साथ जनता हो, अगर धन बल की जरूरत है तो अपना जो सामर्थ्य है, हमारा आपका या जो भी उम्मीदवार अपना जो सामर्थ्य है जो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग रोड पे है, सड़क पे है, कहीं ना कहीं तो कुछ अपना स्ट्रेंथ इंसान का होता है, वो हर किसी का होता है, मेरा भी है, सबका है। लेकिन अगर जनता जिसके साथ है तो फिर जितना बड़ा भी धन बल हो, जनता ही अगर चाह लेगी तो फिर धन बल, कोई भी धन बल कम पड़ जाएगा और जनता अगर आपके साथ है। चलिए एक आध छोटे मोटे और सवाल है। मान लेते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि परिस्थिति ये बने कि हायाघाट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार नहीं किसी और दल के उम्मीदवार हो, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास रहा है, इतिहास गवाह है। उसमें ऐसे ऐसे लोग विधायक बने हैं जिनके पास सोच नहीं सकते थे कि वह आदमी विधायक बन सकता था। उसमें कुछ नाम है, भगवतिया देवी इस टाइप के कुछ नाम है जो राज्यसभा गई, सांसद हुई, बहुत सारा मामला है। तो निश्चित तौर पर अगर हमको टिकट नहीं मिलता है, पार्टी जिस पर फैसला करेगी मैं उनके साथ हूँ, पार्टी के विचारधाराओं के साथ है, पार्टी का जो आदेश होगा उनको मानने का काम करेंगे। और पार्टी जिनको अगर मुझे सम्मान देती है, मुझे टिकट देती है तो मैं मैदान में रहूंगा। नहीं, जिनको तो पार्टी टिकट दे के भेजेगी मैदान में कि हायाघाट विधानसभा वह चुनाव लड़ेंगे, तो जितनी मजबूती से अगर मैं कैंडिडेट होता, मैं अपना चुनाव लड़ता, मैं उससे ज्यादा कहीं ज्यादा मतलब अपनी शक्ति लगाकर वह प्रत्याशी के साथ मैं खड़ा रहूंगा जिनको हमारी पार्टी सिंबल देगी और हायाघाट विधानसभा का चुनाव लड़ने का आदेश देगी। मैं उनके साथ कदम में कदम मिला के उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैं काम करूंगा। अच्छा, अक्सर चुनाव के समय ऐसा होता है कि जब चुनाव नजदीक हो, जब उम्मीदवार को ये लगने लगे, यानी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लगने लगता है कि उसको टिकट नहीं मिलने वाला है, तो दूसरे दल को की सदस्यता लेके वो उसकी का टिकट ले लेते हैं। अगर ऐसा आपको मौका मिला तो जाएंगे दूसरे दल में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने दल के साथ हूँ, अंतिम समय तक बना रहूंगा। मुझे टिकट मिला तो भी, नहीं मिला तो भी, जिनको मिला मैं उनके साथ रहूंगा। मैं अपने दल के साथ वफादार हूँ, आगे भी वफादार बना रहूंगा। चलिए, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि आपको मौका मिलता है, आप जीत जाते हैं, तो हायाघाट विधानसभा के बारे में आपने क्या क्या सोचा, संक्षिप्त में बताइए आप। देखिए, हायाघाट में तो सारे जो भी प्रत्याशी जीतते हैं या कहीं भी किसी विधानसभा में कोई भी जीतते हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, आम बात है। आप नया क्या वही हम जा रहे हैं। ये तो मतलब जनरल, मतलब सारी बातें हैं, ये काम होगा। साथ में जो मूल समस्या है, एक गरीब छोटे छोटे दलित शोषित जो इलिटरेट पर्सन है, जिसको आवासीय, आय, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, ये छोटा छोटा जो काम है, और यह काम आरटीपीएस काउंटर पर जब जाते हैं वह गरीब लोग, जो अशिक्षित लोग, तो उनके साथ लूट खसोट होता है पदाधिकारियों द्वारा, जो वर्तमान की जो सरकार है। तो मैं उसके लिए स्पेशली हर एक पंचायत में अपनी एक कमेटी अपने स्तर से मेरी मॉनिटरिंग के नेतृत्व में वह चलेगी। यह जो मूलभूत समस्या है, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है, एक एक व्यक्ति के बुनियादी समस्या है, उसको मेन फोकस रहेगा कि वहां उनको परेशानी नहीं हो, उनके घर तक उनका जन्म प्रमाण पत्र रहे, उनके घर तक उनका आवासीय बने, उनके घर तक उनका वृद्धा पेंशन की समस्या नहीं हो, उनको आवास, प्रधानमंत्री आवास मिल सके। इस तरह की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको विधायक का नजर ही नहीं जाता है, वो बड़े बड़े योजनाओं को देखते हैं, शिलान्यास करते हैं, बोर्ड लगाते हैं, ये तो सब लोग करते हैं और इसमें अपना उनका जो अपना सिस्टम होता है वो करते हैं। लेकिन ये जो छोटा मूलभूत समस्या है, इस पर जो है विधायकों का ध्यान नहीं जाता, जिससे वहां आम जनता जो आपको वोट देकर विधायक बनाती है, उसका असल शोषण उसी जगह पे है।
तो मैं उस शोषण को, गरीब शोषित वंचित अशिक्षित वर्ग के जो लोग हैं, मैं उनके उस शोषण को खत्म करने का काम करूंगा। ये मेरा मेन विजन है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आपका दल आपको टिकट दे और आपको अपनी उम्मीदवारी के साथ साथ आप चुनाव जीते भी। ये थे हमारे साथ हायाघाट प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी, जुझारू नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के लिए हमेशा ये संघर्ष करते रहे हैं हक अपनी जायज आवाजों को लेकर के। आपको हमारा ये साक्षात्कार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ ऐसे कोई भी उम्मीदवार जो अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, अभी वो अपने ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारा साक्षात्कार हमारे चैनल पे चले, तो हमारी स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ, इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हम आपके भी इस साक्षात्कार को दिखा करके आपकी विधानसभा के जनता को दिखाने का काम करें। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी टीवी 24। धन्यवाद।